नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विजोसा ओस्मानी साद्रियू किस देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं? इसका सही जवाब है कोसोवो। अगला प्रश्न है, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 5 अप्रैल। अगला प्रश्न है, संकल्प से सिद्धि मुहिम किसकी पहल है? इसका सही जवाब है ट्राइफेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया, वह भारत के पहले डैश थे। इसका सही जवाब है पर्यावरण मंत्री। अगला प्रश्न है, छठे IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर कन्वर्जेंस इन टेक्नोलॉजी यानी I2CT 2021 की थीम क्या थी? इसका सही जवाब है कन्वर्जेंस इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन का संबंध किस देश से है? इसका सही जवाब है जॉर्डन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन मूवमेंट शुरू की है? इसका सही जवाब है विरल देसाई। अगला प्रश्न है, शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले पायदान पर कौन है? इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में राधेश्याम खेमका का निधन हो गया, बताइए वह निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब है गीता प्रेस। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एसिस अवार्ड्स 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है? इसका सही जवाब है मैरी कॉम। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्री रामानाथन रामानंद, श्रद्धा टाइडे, डॉक्टर चिंतन वैष्णव या फिर लारा सिग्रिस्ट फुशे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। वह श्री रामानाथन रामानंद का स्थान लेंगे, जो अटल इनोवेशन मिशन के प्रथम मिशन निदेशक थे। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तत्वाधान में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। अटल इनोवेशन मिशन का मकसद देश में नवाचार एवं उद्यमिता के गतिशील इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। डॉक्टर चिंतन वैष्णव वर्तमान में अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वैष्णव ने MIT से टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट तथा पॉलिसी में PhD की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में रहा सदाबहार किस फल की किस्म है? आम, अंगूर, अमरूद या फिर केला? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आम। राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्री कृष्ण सुमन ने आम की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिसे नियमित तौर पर पूरे साल पैदा किया जा सकता है। इस किस्म का नाम सदाबहार है। आम की यह किस्म आम में होने वाली ज्यादातर प्रमुख बीमारियों से मुक्त है। इसका पेड़ छोटा होने के कारण इसे किचन गार्डन में भी लगाया जा सकता है। इसके गूदे में बहुत कम फाइबर होता है, जो इसे अन्य किस्मों से अलग करते हैं। इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी मान्यता दी है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी संस्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आम। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजीज सर्विलांस प्लेटफॉर्म किस देश में है? अमेरिका, भारत, फ्रांस या फिर इटली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म यानी IHIP की शुरुआत की। IHIP वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP की अगली पीढ़ी और रिवाइज्ड वर्जन है। भारत इस तरह की उन्नत रोग निगरानी प्रणाली यानी एडवांस्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। IHIP में भारत के रोग निगरानी कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए डेटा एंट्री को शामिल किया जाएगा। पहले की 18 बीमारियों की तुलना में अब 33 बीमारियों को ट्रैक किया जा सकेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि IHIP दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजीज सर्विलांस प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा E9 पहल का संबंध किससे है? नवीकरणीय ऊर्जा, खेल, शिक्षा या फिर आतंकवाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा। शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने
E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की E9 पहल पर परामर्श बैठक में हिस्सा लिया। E9 पहल का विषय था सतत विकास लक्ष्य 4 की ओर प्रगति तेज करने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 2020 में हुई वैश्विक शिक्षा बैठक की 3 प्रमुख प्राथमिकताओं में तेजी से बदलाव करके शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है। शिक्षकों को सहयोग, कौशल में निवेश और डिजिटल विभाजन को कम करना। इस बैठक में डिजिटल लर्निंग और कौशल में आने वाली चुनौतियों को साझा किया गया और प्रगति पर प्रकाश डाला गया। E9 पहल 1993 में नई दिल्ली में हुए EFA यानी एजुकेशन फॉर ऑल शिखर सम्मेलन में लॉन्च की गई थी। यह पहल 9 देशों के लिए लॉन्च की गई थी। वे 9 देश बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान है। इसका मकसद बच्चों को शिक्षित करने के मकसद से इन देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध क्वालिटी एजुकेशन से है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा। अगला प्रश्न है, नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, IIT दिल्ली या फिर IIT खड़गपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, DRDO। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी का विकास किया है। DRDO की प्रयोगशाला रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने इस प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इस प्रौद्योगिकी के 3 प्रकारों का विकास किया गया है जो निम्नलिखित हैं। कम दूरी की मारक क्षमता वाला चेफ रॉकेट, मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाला चेफ रॉकेट, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाला चेफ रॉकेट। इनका विकास भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। चेफ टेक्नोलॉजी का उपयोग दुनिया भर में नौसेना के जहाजों को दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल से बचाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, DRDO। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा स्पाइसेस बोर्ड इंडिया यानी मसाला बोर्ड इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया के एक्सेलरेटर लैब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विकसित करना है। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले 5 कमोडिटी बोर्ड में से एक है। यह एक स्वायत्त निकाय है जो 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात, प्रोत्साहन और छोटे एवं बड़े इलायची के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर या फिर बाराबंकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की बात कही है। यह केंद्र बाराबंकी के राम स्नेही घाट पर 10 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा। यह लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने की बजाय एक स्थान पर भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस संग्रहालय में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि जगहों की कठपुतलियों के माध्यम से रामायण प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ मधुबनी, अवध, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, श्रीलंका आदि क्षेत्रों के व्यंजन सहित रसोई बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत रामायण विश्व यात्रा विथिका, राम वन गमन मार्ग, रामायण आधारित आर्ट गैलरी, हस्तकला के द्वारा रामायण, रामलीला की प्रस्तुति आदि शामिल है। पंचवटी वन क्षेत्र में आयताकार रूप में रामायण वृक्षों के अलग अलग वृक्षारोपण होंगे। आपको बता दें कि इस परिसर में एक रामलीला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाराबंकी। अगला प्रश्न है, अक्सर परिवार पहचान पत्र योजना खबरों में रहती है। बताइए यह किस राज्य की योजना है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका ने परिवार पहचान पत्र योजना के संदर्भ में राज्य के नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रमुख सचिव V उमाशंकर को पत्र लिखा है।
इस पत्र में उन्होंने परिवार पहचान पत्र योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संकलित किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों में अनियमितताओं को उठाया है। पिछले साल दिसंबर में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक सिंगल यूनिट मानकर 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। इस योजना का मकसद राज्य में रह रहे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने जस्टिस NV रमन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। बताइए वह देश के डैश मुख्य न्यायाधीश होंगे, 46वें, 47वें, 48वें या फिर 49वें। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 48वें। हाल ही में राष्ट्रपति ने जस्टिस NV रमन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वह देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। वह फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। इससे पहले वह दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 1957 में आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में जन्मे NV रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 48वें। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ग्वांतानामो बे डिटेंशन सेंटर किस देश में स्थित है? क्यूबा, अमेरिका, कनाडा या फिर तुर्की? इसका सही जवाब ऑप्शन ए क्यूबा। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे डिटेंशन सेंटर का एक सीक्रेट यूनिट कैंप 7 बंद कर दिया है। यह अमेरिका का डिटेंशन सेंटर है जो क्यूबा में स्थित ग्वांतानामो बे US नेवल बेस में है। आपको बता दें कि यहाँ खूंखार आतंकियों को रखा जाता है। कैंप 7 में बंद कैदियों को काफी यातनाएं दी जाती थी। इसको लेकर अमेरिका पर कैदियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के भी आरोप लगते रहे हैं। गौरतलब है कि कैंप 7 में पत्रकारों को जाने की अनुमति कभी नहीं दी गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए क्यूबा। अंतिम प्रश्न है, आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 अप्रैल 1980, 5 अप्रैल 1981, 6 अप्रैल 1980 या फिर 6 अप्रैल 1981? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1980। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। बाद में कई दलों के साथ इसका विलय हो गया एवं 1977 में जनता पार्टी का निर्माण हुआ। 1980 में जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने निर्णय लिया कि उन सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जो जनता पार्टी और RSS दोनों के सदस्य हैं। नतीजतन जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। इस प्रकार 6 अप्रैल 1980 को भाजपा अस्तित्व में आई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1980। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।